तो देखो लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन किया था। कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर हार्डवेयर के कुछ कंपोनेंट्स हमने कवर किए थे। रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ठीक है, मदरबोर्ड होता है, बायोस, सीमॉस, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम नेटवर्किंग के बारे में डिस्कशन करने वाले। नेटवर्क नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं, टोपोलॉजीज को हम समझेंगे, और नेटवर्क में ही आईपी एड्रेस और एड्रेसेस क्या होते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, बट आईपी एड्रेस हम नेक्स्ट सेशन मतलब कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आईपी एड्रेस। आज हम नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोई बता सकता है व्हाट इज नेटवर्क? कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्क? कभी सुना है ये वर्ड? तो बताओ नेटवर्क क्या होता है। नहीं, सिंपल डेफिनेशन है। आप किसको नेटवर्क बोलते हो? कंप्यूटर्स का ग्रुप, दैट मीन्स नेटवर्क। सिंपल डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, दैट मीन्स नेटवर्क। ठीक है, पहले हम कंप्यूटर को ना सिंगल मशीन यूज करते थे, मतलब एक ही होता था मशीन, वहीं पे हम डेटा स्टोर करते, वहीं से हम डेटा एक्सेस करते। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा शेयर नहीं कर सकते थे। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा शेयर करना पॉसिबल नहीं होता था जब हम पहले सिंगल कंप्यूटर यूज करते थे। हालांकि उसको बोला जाता था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मतलब एक ही मशीन को हम एक्सेस कर रहे थे और एक ही मशीन पे हम डेटा स्टोर करके वहीं से डेटा को एक्सेस कर रहे थे। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मतलब ऐसा समझो, आपके पास लैपटॉप तो है बट इंटरनेट से आप कनेक्टेड नहीं हो। लोकली आप उस मशीन को क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो, बिना इंटरनेट, बिना कनेक्टिविटी। तो वो हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। आपने जो फोटो स्टोर किए वहीं से आप एक्सेस कर रहे हो, वहीं पे आपको डेटा स्टोर करना है, एक ही मशीन पर आप एक्सेस कर रहे थे। बट 1969 में सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था। 1969 में सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था और उस नेटवर्क को नाम दिया आरपा नेट। वैसे बोला जाता है इंटरनेट सबसे पहले 1980 1969 में ही बना। 1969 में, तो दुनिया का पहला नेटवर्क या इंटरनेट हम 1969 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो तब से इंटरनेट बना, तब से नेटवर्क क्रिएट हुआ। तो हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और ये प्रोजेक्ट जो बनाया गया था यूएस में बनाया गया था और उसको नाम दिया था आरपानेट प्रोजेक्ट। कि दो कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया और डेटा को एक्सचेंज किया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो वो नेटवर्क बना था 1969 में, और हम इंटरनेट भी इसी साल से बोलते हैं कि ये इंटरनेट की शुरुआत ही था। दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था, एक कंप्यूटर और ये दूसरा कंप्यूटर एक तार से कनेक्ट किया गया था जिसको हम केबल बोलते हैं। एक केबल से हमने कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे कोई डेटा पड़ा है तो इस डेटा को हम इस कंप्यूटर पे शेयर कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल टू मोबाइल डेटा पहले ब्लूटूथ से शेयर करते थे। ठीक है, मतलब दो मोबाइल्स को हम पहले कनेक्ट कर लेते थे ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ, एंड फिर एक फोटोज वगैरह भेजना है तो डेटा फाइल भेजना है तो आप मोबाइल टू मोबाइल सेंड करते थे। 1969 से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया। ये प्रोजेक्ट था, यूएस में बनाया गया था और आरपानेट नाम ये इसको दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे मेन रोल जो किया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने। उसके पहले 1969 के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, कंप्यूटर्स भी होता था, बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं थे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्क वाले थे। वो पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ही यूजर लॉग इन कर सकते थे। वो पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आज जिस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे ग्राफिकल, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे वो कंप्लीटली कमांड लाइन होते थे, ब्लैक स्क्रीन होते थे, ग्राफिक नहीं।
ठीक है, और नेटवर्क अवेयर भी नहीं। बट दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था, वो भी 1969 में ही बना था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स 1969 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। वैसे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का स्टार्ट किया था 1960 से, और फाइनली कब हुआ 1969 में, मतलब कंप्लीटली 9 साल लग गए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। किसी को सी लैंग्वेज का फाउंडर पता है जिसने सी लैंग्वेज बनाया? हाँ, डेनिस रिची, उसी ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया। डेनिस रिची एंड केन थॉमसन, इन दोनों ने मिलके बेल लैब के अंदर, यूएस में एक लैब है जो कि सर्च रिसर्च आज भी है, जहाँ पे सर्च रिसर्च किया जाता है, तो वहां पे उन्होंने 1969 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम यूनिक्स रखा। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस आरपा नेट प्रोजेक्ट में यूज किया गया दोनों मशीन्स के अंदर, बिकॉज ये दुनिया का पहला नेटवर्क या इंटरनेट, इंटरनेट तो वर्ड ही नहीं था उस टाइम पे, नेटवर्क ही हम बोलते हैं, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग था, मल्टी यूजर था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1969, और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया गया 1969, मतलब उसी साल पे। ठीक है, तो दो कंप्यूटर्स को तो हमने कनेक्ट कर दिया, तो नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है? सिंगल मशीन को आप नेटवर्क नहीं बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर जब ग्रुप में काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क, और ये कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने मल्टीपल मशीन्स रख दे विदाउट केबल, हमने उसको कनेक्ट नहीं किया तो वो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क कब बनता है? जब वो कनेक्ट होता है। फिर अभी तो वाईफाई नेटवर्क भी आ चुका है, बिना केबल भी आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के थ्रू या फिर केबल के थ्रू। जो कनेक्टिविटी हम करके जो ग्रुप बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, फिर ये जो नेटवर्क्स होते हैं इसके टाइप्स होते हैं, नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया जिसको लैन नेटवर्क बोला जाता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहला नेटवर्क जो कि एक छोटा सा स्मॉल नेटवर्क है, लैन नेटवर्क। ठीक है, हो सकते लैन में 2 मशीन्स हो सकते कि 50 मशीन्स हो सकता है लैन में 100 मशीन्स हो। ऐसा समझो कि यहाँ पे मैंने 20 मशीन्स का अरेंजमेंट कर दिया है और 20 मशीन को मैंने कनेक्ट कर दिया केबल से, तो ये बन गया मेरा एक लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक स्कूल कॉलेजेस के अंदर, छोटे से ऑफिस के अंदर जो भी नेटवर्क होता है वो नेटवर्क कौन सा होता है? लैन नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, उसके बाद लैन के बाद कौन सा आता है? अरे वैन तो डायरेक्टली आप आगे, मैन, मैन भी आगे का है। पैन, पैन इससे छोटा होता है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब हम अपने घर में वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं ना, जैसे वाईफाई से हमने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, एसी कनेक्ट कर लिया या फैन कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और हम या वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, हमने उसको कनेक्ट कर लिया, तो ये छोटा सा हमारा पर्सनल एरिया के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको पर्सनल नेटवर्क, जो कि लैन से भी छोटा होता है। तो पैन सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर उसके बाद लैन आता है, उसके बाद आता है कैन। लैन के बाद होता है कैन। कैन आपको नहीं पता होगा बट कैन भी होता है। तो कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। मतलब दो या दो से ज्यादा लैन मिला के जो नेटवर्क बनता है उसको बोला जाता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे 4 मशीन का सेटअप है। ये हमारा एक लैन नेटवर्क है, लैन 1। और ये दूसरा बिल्डिंग है, सेकेंड बिल्डिंग है, और यहाँ पे भी मेरा एक छोटा सा नेटवर्क है 4 मशीन का, ये मेरा लैन 2 है। दो अलग अलग बिल्डिंग में एक एक नेटवर्क है। ऐसा समझते हैं हमारे एक बिल्डिंग में हमारा एक नेटवर्क है 10 मशीन का, और नजदीक एक बिल्डिंग है वहां पे भी एक 10 मशीन का एक लैन नेटवर्क है। तो मैं चाहता हूं कि इस बिल्डिंग के मशीन्स इस बिल्डिंग के मशीन के साथ कम्युनिकेट करे, डेटा शेयर करे, कनेक्टेड रहे। तो हमने क्या किया, यहां से एक केबल बिछा के दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दो लैन एक साथ आ गए, तो ये जो ग्रुप बनता है लैन का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे आप
जिस कॉलेज में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग बिल्डिंग्स होंगे, कैंपस होगा, ठीक है, तो उनके मशीन्स उन्होंने कनेक्ट करके रखा है। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कंप्यूटर सारे मशीन्स कनेक्टेड होते हैं ना, तो उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर के अंदर आता है, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर भी दूसरा कोई बिल्डिंग है और वहां से मैं कनेक्ट करता हूँ तो वो भी मेरा कैन नेटवर्क में ही काउंट होगा। जैसे कि कॉलेज रोड पे एक बिल्डिंग है जहाँ पे कुछ 10 मशीन का सेटअप है और वो मशीन्स इस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट हमने कर दिया, इसको भी हम बोलते हैं कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। जो इंटरनेट सुविधा हमें प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट जो हमें देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, हाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बता सकते हो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं जो हमें इंटरनेट की सुविधा देते हैं? टाटा, ओके, बंद पड़ गया अभी, चालू है क्या, ओके ठीक है। टाटा, जियो, एयरटेल, वी, वोडाफोन आइडिया, वी, बीएसएनएल, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कि हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना एरिया के हिसाब से कैन नेटवर्क बना के रखा है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो दो या दो से लैन मिला के जो नेटवर्क बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब कैन, ठीक है। देन कैन के बाद आता है फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें हम मशीन्स जो है वो सिटी टू सिटी जो मशीन्स को हम कनेक्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक सिटी है ए नाम से और ये दूसरा सिटी है बी नाम से। तो ए सिटी के मशीन हमने बी सिटी के मशीन के साथ कनेक्ट कर दिए, मतलब इन शॉर्ट दो सिटीज के नेटवर्क हमने कनेक्ट कर दिए। मुंबई और नासिक को हमने कनेक्ट कर दिया, नासिक के कंप्यूटर्स मुंबई के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुंबई वाले नासिक के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे ही हमने पुणे सिटी को भी कनेक्ट कर दिया, तो नासिक, मुंबई, पुणे, ये तीनों सिटीज को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों सिटीज के मशीन्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिलायंस जियो जो कि बना रहा है ये अपना खुद का इंडिया के अंदर मैन नेटवर्क बना रहा है। ये छोटे छोटे लैन, फिर वो कैन, और फिर अभी पूरे इंडिया को वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मतलब उसका मैन नेटवर्क बना रहा है पूरे इंडिया के अंदर। मतलब जितने भी सिटीज होंगे वो सारे सिटीज को वो कनेक्ट कर देगा, स्टेट सिटी सारे कनेक्ट कर देगा। तो फिर आप कहीं से भी किसी भी मशीन को एक्सेस कर सकते हो, हालांकि आज भी कर सकते हैं वाया इंटरनेट के थ्रू। तो ये मैन नेटवर्क होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पे सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी आपका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या आता है, वैन, ठीक है। जो लास्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। मैन में क्या होता है, सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होता है, और वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर जिसको हम वैन बोलते हैं उसके अंदर आता है कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी, मतलब एक कंट्री हम दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अभी फिर से हम रिवर्स आते हैं, जो हिस्ट्री में 1969 में सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया गया था, आरपानेट प्रोजेक्ट। कब बना था, 1969 में। कहाँ पे बना था, यूएस में, ठीक है। नासा और यूएस का डिफेंस सेक्टर, इन दोनों के बीच में एक कंप्यूटर रखा गया, नासा के पास एक कंप्यूटर और मिलिट्री सेक्टर के अंदर एक कंप्यूटर, और दोनों कंप्यूटर्स को इन्होंने कनेक्ट कर दिया। हालांकि प्रोजेक्ट सिंपल था, क्या, नासा जो सर्च रिसर्च करता वो इंफॉर्मेशन यूएस की मिलिट्री को अपडेट करना था बस, ठीक है। वेदर कैसा है, क्या है, बस ये एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर पे भेजना था, ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था। आज हम देखो इंटरनेट कितना यूज कर रहे हैं, बिना इंटरनेट को तो आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्ट ये था, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया था यूएस ने। अभी इनके पास दो कंप्यूटर्स तो कनेक्ट करने का तो आइडिया आ चुका था, बट दो के बाद तीसरा मशीन कैसे कनेक्ट करना है, ये सबसे बड़ा सवाल था उस टाइम पे। इसका भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, ठीक है। तो ये जो वैन नेटवर्क है, पहले दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, आज पूरे कंट्रीज को उन्होंने कनेक्ट कर दिया। फिर यूएस से फिर दूसरा कंट्री उसने कनेक्ट किया, फिर दूसरे से तीसरा कंट्री, आज कहीं पे भी आप जाओ इंटरनेट होगा ही होगा। मतलब आप बोल सकते हो 90% हर कंट्री में इंटरनेट है।
हाँ, कुछ कंट्री में ऐसे कुछ एरिया है वहां पे आज तक मोबाइल फोन नहीं, याद रखना है, आज तक मोबाइल फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैन का मतलब क्या है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। यहां से कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी किया जाता है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी किया जाता है। हमारा इंडिया का मेन जो स्टेशन है वो मुंबई है। मतलब हमारा पूरा ट्रैफिक इंडिया से बाहर जो जाता है दूसरे कंट्री में, वो मुंबई से होके जाता है। आप कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, लेट्स से कि आप यूएस का कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, जो कि यूएस में बैठा है वो सर्वर, आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो, सर्वर कहाँ पे? यूएस पे, उसका वेबसाइट कहाँ पे चल रहा है? यूएस पे। हम जब भी, जैसे मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा ट्रैफिक होके ऐसे ही बाहर जाएगा। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कैसे जाएगा? केबल से जाएगा या सैटेलाइट के थ्रू जाएगा? केबल्स। अभी तक हम जो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं वो केबल से ही इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, बट इसके आगे हम सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या कर रहे हैं। स्टारलिंक, जो कि एलोन मस्क ने अपना खुद का जो नेटवर्क बनाया है वो बिना केबल बनाया है। बिना केबल मतलब सैटेलाइट के थ्रू। अभी इंडिया में धीरे धीरे ये भी आ जाएगा। फिलहाल तो जो इंटरनेट आपके घर तक आ रहा है वो केबल से आ रहा है। समंदर से केबल को बिछाया गया है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं जिसको बिछाया गया है। हालांकि उस केबल को सबमरीन केबल्स इस तरह से भी बोला जाता है। बड़े बड़े कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया है और वो इंटरनेट हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो समंदर से केबल को बिछाया गया है। फिर आप बोलोगे यूएस से इंडिया या इंडिया से यूएस इतना बड़ा केबल होता है? नहीं, इतना बड़ा केबल तो नहीं होता है। हाँ, बट इंडिया से नियरेस्ट जो भी कंट्री होगा, ठीक है, वहां तक हम जाएंगे, फिर यहां से नियरेस्ट कंट्री, ऐसा होके फिर हम यूएस तक पहुंच रहे हैं। ऐसा, हालांकि एक नहीं, मल्टीपल वेज होते हैं, रास्ते होते हैं जाने के लिए, मल्टीपल वे है हमारे पास। ऐसा होके भी हम जा सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और फिर ऐसा अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट होगा या कोई एक दूसरा लॉन्ग कट होगा। तो आपका ट्रैफिक पूरा, जो हम अभी तो हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो फिर हमारा ट्रैफिक मुंबई से ही जा रहा है। दूसरा स्टेशन होता है चेन्नई, यहाँ पे इस साइड का चेन्नई कवर कर रहा है और इस साइड का मुंबई कवर कर रहा है। तो हमारा पूरा ट्रैफिक यहीं से। फिर आपने जो मुझे आईएसपी के नाम्स बताए ना, ये तो सेकेंडरी आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये पूरा सेटअप किसी बड़े कंपनीज को दिया गया है। ठीक है, और फिर इनको वो सर्विस देते हैं, और फिर वो टाटा इंडिकॉम या फिर बीएसएनएल, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस में जियो, ये एयरटेल, ये हमें सुविधा देते हैं। या फिर आपके एरिया में भी एक लोकल कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो भी एयरटेल से लेता है और फिर हमें देता है, या फिर वो भी वी से लेता है फिर हमें देता है, ऐसा। ठीक है, तो ये इंटरनेट है पूरा, जो कि वैन नेटवर्क में आता है। वैन का मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट ही है, जो कि कंट्री टू कंट्री हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो 1969 में सिर्फ पहले 2 ही मशीन्स कनेक्ट किए गए थे। आज कितने सारे मशीन्स कनेक्टेड होंगे। आप कोई भी मशीन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वाया इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट ही हमारा एक वैन नेटवर्क है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यूएस में कोई सर्वर्स, कोई मशीन बैठा है, तो आप अपने इंडिया से उसको कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, डेटा को भेज सकते हो। सोच के देखो, कोई इंफॉर्मेशन आपको देना था, इंटरनेट ना होता आज के डेट में, और कोई फाइल होता आपके पास, मुंबई भी आपको लेके जाना होता, तो आपको ट्रैवल करके जाना होता। ठीक है, छोटा सा डेटा, 1 MB का डेटा के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता या फिर कुरियर करना पड़ता। ठीक है, आज इंटरनेट है तो हमें कोई भी फाइल, कोई भी डेटा हमें किसी को भेजना है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम भेज सकते हैं, वहां पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट के फायदे क्या है या नेटवर्क के फायदे क्या है? तो सबसे पहला फायदा क्या है? डेटा शेयरिंग। आप नेटवर्क में डेटा को शेयर कर सकते हो। डेटा शेयरिंग, नेटवर्क में आप डेटा शेयर कर सकते हो। दूसरा फायदा क्या है, कोई बता सकता है नेटवर्क का फायदा क्या है? और डेटा शेयरिंग तो हो गया, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हो नेटवर्क। मतलब सॉफ्टवेयर ना परचेस करने होते हैं, लाइसेंस लेने होते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेने होते हैं, और बड़े महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं।
मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है कि महीने का 1-2 लाख रुपए सिर्फ सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। कुछ सॉफ्टवेयर तो करोड़ों में मिलते हैं एप्लीकेशंस यूज करना। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन सपोज फॉर एग्जांपल टैली ईआरपी 20-25 हज़ार का सॉफ्टवेयर है, 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और उसका टैली ईआरपी का एप्लीकेशन, और आपके पास 100 मशीन है। सोचिए देखो 100 मशीन के लिए आप टैली ईआरपी हर एक मशीन के लिए परचेस करते हो 20 हज़ार का 25 हज़ार का सॉफ्टवेयर, कितना कॉस्ट चला जाएगा 1 साल का। हर हर साल आपको उसको रिन्यू करना है, तो कितना सारा कॉस्ट जाएगा। उससे बेटर आप नेटवर्क में एक सेंट्रलाइज सर्वर रखो, मशीन रखो, वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, बाकी मशीन्स को वो एप्लीकेशन शेयर कर दो, एक्सेस दे दो उसको, ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, हार्डवेयर को आप शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर शेयरिंग। आपने सायबर कैफे कभी गए हो आप का नाही? सायबर कॅफे माहिती ना असतं, आता झालंच। ठीक है, आमच्याच होतं बाबा। ठीक है, तो साइबर कैफे में 10-12 मशीन्स होते थे और प्रिंटर ना एक ही होता था। आप 10-12 मशीन से कहीं से भी प्रिंट आउट दे दो, उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल के आता। तो वो जो प्रिंटर है ना, उसको एक्सपोर्ट किया गया, मतलब शेयर किया गया था वो 10 मशीन्स के लिए। ठीक है, तो सोच के देखो, नेटवर्क ना होता और मैं चाहता हूं कि मैं कहीं से भी प्रिंट आउट दूं, तो प्रिंट आउट आना चाहिए था, तो मुझे हर मशीन्स के लिए एक एक प्रिंटर लगाना होता। 10 मशीन्स 10 प्रिंटर, 100 मशीन्स 100 प्रिंटर, और प्रिंटर का कॉस्ट 5,000 है, तो कितना कॉस्ट चला जाता। बट आज हम 100 मशीन्स के लिए एक ही प्रिंटर लगा रहे हैं, तो नेटवर्क में हमने उसको शेयर कर दिया, कहीं से भी प्रिंट आउट दे दो, उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल गया। इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। हमारे टाइम ना हम डीवीडी रोम शेयर करते थे। ठीक है, डीवीडी रोम पता है ना सबको, कभी देखा है इस मशीन को, है डीवीडी सीडी, जहाँ पे हम सीडी डीवीडी डलवाते हैं, जिसको हम सीडी या डीवीडी राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो 1200 रुपए का मिलता था वो उस टाइम पे। तो लेट्स से मेरे पास 100 मशीन्स है, तो 100 मशीन्स के लिए 1200 के हिसाब से देखो कितना कॉस्ट चला जाएगा। तो हम क्या करते, सर्वर पे ही सीडी रोम डीवीडी रोम लगाते और इस सीडी रोम डीवीडी रोम को हम नेटवर्क में शेयर कर देते। लेट्स से कि मुझे इसको कोई डेटा देना है, सीडी एक्सेस देना है, तो यहीं पे ही हम सीडी लगाते थे, सीडी या डीवीडी, और इस मशीन का उसका डेटा एक्सेस दे देते थे। उस सीडी डीवीडी के अंदर जो भी है वो एक्सेस कर लेता था। हर मशीन के लिए मुझे सीडी डीवीडी रोम लगाने की जरूरत नहीं होती। तो हार्डवेयर शेयरिंग नेटवर्क की वजह से है। हार्डवेयर शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, डेटा शेयरिंग। और क्या बेनिफिट्स है नेटवर्क का? यूजर कम्युनिकेशन, यूजर कम्युनिकेशन, मतलब आप, आपका फ्रेंड कहीं यूके यूएस में रहता है, आप यही से बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। कैसे पॉसिबल है? नेटवर्क की वजह से पॉसिबल है। नेटवर्क ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये सारे बेनिफिट्स है नेटवर्क के। तो बिना नेटवर्क आज के डेट में तो कुछ भी नहीं है। आप फोन पे, गूगल पे कोई ऑर्डर आपको देना है, तो बिना इंटरनेट दे सकते हो क्या? नहीं कर सकते। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है फोन पे से या गूगल पे से, बिना नेटवर्क, इंटरनेट आप भेज ही नहीं सकते हो। इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है जिसको हम वाइल्ड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, और नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। हालांकि इंटरनेट भी एक बड़ा नेटवर्क ही है। एक छोटा होता है जिसको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे लोकल एरिया के अंदर ही होता है, और ये वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो ये नेटवर्क के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहले नेटवर्क बनाया गया था आरपा नेट प्रोजेक्ट, जो कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था। दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया था, दोनों कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया और उसको नाम दिया हमने आरपा नेट प्रोजेक्ट। दो मशीन्स को तो ठीक है, मैंने केबल से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि तीसरा कंप्यूटर कैसे कनेक्ट करना है, और एक कंप्यूटर मुझे कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे। 1969 की बात हो रही है। चलो 1969 में हम देखते हैं, इंडिया का तो हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं होते थे 1969 में। 1991 या 90s में राजीव गांधी, इन्होंने आईटी इंडिया में लाया। इन्होंने सर्वर्स, कंप्यूटर्स, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने लाया। वैसे तो अमेरिका ने तो उस टाइम पे सर्वर देने के लिए मना भी कर दिया था इंडिया के लिए, तो इसीलिए हमने अपना खुद का सर्वर कंप्यूटर बनाया था। किसी को नाम पता है इंडिया का सर्वर कंप्यूटर का नाम क्या है?
परम कंप्यूटर, ये इंडिया का सर्वर कंप्यूटर बनाया था जब अमेरिका ने देने के लिए हमें मना कर दिया था। ठीक है, तो 1969 की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रहा है। आज तो आपको बहुत इजी लगता है, सर क्या 10 मशीन, क्या मैं 100 मशीन कनेक्ट कर दूंगा केबल से। बट उस टाइम पे ये बड़ा चैलेंज होता था कि 2 कंप्यूटर को तो ठीक है मैंने केबल से कनेक्ट कर दिया, बट 4 मशीन या तीसरा मशीन भी कनेक्ट करना, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इसीलिए एक सबसे पहले टपोलॉजी बनाया गया था, जिस टपोलॉजी को हम बोलते हैं बस टपोलॉजी। टपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मशीन को आप किस तरह से कनेक्ट करते हो, किस तरह से अरेंज करते हो, उसी को हम बोलते हैं टपोलॉजी। मतलब आपने मशीन को किस तरह से कनेक्ट करके रखा है, किस तरह से अरेंज करके रखा है नेटवर्क में, तो उसको हम बोलते हैं टपोलॉजी। और इस टपोलॉजी का सबसे पहला टपोलॉजी कौन सा था? बस टपोलॉजी। बस टपोलॉजी में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट करना है, तो इन्होंने क्या किया, एक केबल बिछा दिया बीच में और इस केबल्स को मशीन्स को कनेक्ट कर दिया कनेक्टर से। सॉरी, तो इस तरह से कभी आपने बस देखा होगा ना, तो बस में ऐसे ही तो होते हैं, साइड में सीट्स होते हैं और बीच में एक वन वे होता है, रास्ता होता है। ठीक है, साइड में सीट्स है, बीच में एक रास्ता है, तो डायग्राम आपको बस जैसे लगता है, तो इसीलिए इसको बस टोपोलॉजी बोला जाता है। जैसे बस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आप आगे बैठे हो, आपको पीछे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो पता है? वो जो रास्ता है ना, रूट, उसको आप चेक कर लेते हो, कोई आ तो नहीं रहा है, बिकॉज वो वन वे है, एक साथ दोनों लोग नहीं जा सकते, एक को रुकना पड़ता है साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करते हो ये जो रूट है, रास्ता है, ये फ्री है या नहीं। फ्री है तो ही आप आगे से पीछे या पीछे से आगे आ सकते हो, या फिर आप रुक जाते हो, कोई जा रहा है तो आप रुक जाते हो, अभी रास्ता फ्री है तो फिर आप आगे से पीछे जा रहे हो। बस कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करते हैं यहाँ पे। ये वन वे है, ऐसा नहीं कि ये भी पैकेट भेज रहा है और ये भी पैकेट भेज रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सपोज ये हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4, ये कंप्यूटर से इसको एक इमेज, एक डेटा इसको भेजना है इस मशीन को, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स, जहां से शुरुआत हो रहा है। सोर्स मतलब शुरुआत जहां से होता है, डेस्टिनेशन जहां पे रुकने वाला है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, ये सेंडर है और ये क्या है, रिसीवर है, जो कि रिसीव करने वाला है। तो इसके पास एक डेटा है जो कि एक MB का है या 5 MB का है, कुछ भी आप काउंट कर सकते हो साइज को। तो 1 MB या 5 MB डायरेक्ट ट्रैवल नहीं होता है, डेटा इतना बड़ा ट्रैवल नहीं होता है, उसके ना टुकड़े किए जाते हैं, उसी टुकड़ों को हम बोलते हैं पैकेट्स। सेगमेंट्स कोई बोलता है, पैकेट्स हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 1 GB का मूवी है और आप डाउनलोड कर क्लिक किया और तुरंत आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है आपके पास, पीस होके आ रहा है, उसी को हम पैकेट्स बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। इसीलिए हमें टाइम लगता है ना, 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो मूवी कंप्लीट डाउनलोड होता है, सिंगल फाइल होता है वो मूवी, मतलब एक MP4 फाइल होगा, सिंगल फाइल है, बट वो पीस में होके आता है, पैकेट्स में आता है। तो पैकेट्स में क्या होगा, जैसे ये इमेज के 4 टुकड़े किए गए हैं ऐसे, पैकेट्स में होगा सोर्स का एड्रेस होगा, कहां से निकल रहा है खुद का एड्रेस, सोर्स पोर्ट होगा, पोर्ट मतलब सिस्टम से बाहर जाने के लिए विंडो या गेट आप बोल सकते हो। आपके कंप्यूटर से बाहर जाना है या अंदर आना है तो आपको पोर्ट की मदद से आपको अंदर और बाहर जाना होता है। ठीक है, देन तो ये सोर्स पोर्ट, डेटा, डेटा मतलब यहां पे 4 पीसेस बने तो पहला पीस यहां पे आएगा। ठीक है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, कहां पे जाने वाला है वो उसका। ठीक है, तो सोर्स एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड डेटा, ऐसे कितने पैकेट्स बनेंगे, 4 पैकेट्स बनेंगे। क्यों, टुकड़े 4 हुए तो 4 पैकेट्स। ठीक है, सब में लेबल होगा, कहां से कहां पे, ठीक है, कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट से अंदर जाएगा, ये सब कुछ लिखा। किसी को हमें कुछ कुरियर वगैरह करना है तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम एंड टू लिखते ही ना, आपने नहीं लिखा तो क्या होगा, वो डेस्टिनेशन तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये सब कुछ लेबल वगैरह किया जाए।
और ये लेबल करना, ये डेटा कितना पैकेट्स कट करना है, सबको लेबल करना, इसके लिए OSI के मॉडल्स होते हैं नेटवर्क के, वो काम करते हैं। कुछ 7 मॉडल्स होते हैं ना OSI के, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर वगैरह, सेशन लेयर वगैरह, तो ये काम कर रही है सब कुछ, ठीक है। देन तो ये ऐसे पैकेट, तो ये पैकेट सबसे पहले ये सोर्स जब डेटा भेजेगा तो सबसे पहले ये क्या वेरीफाई करेगा, ये जो रूट है, रास्ता है, ये फ्री है या नहीं। हर 5-5 सेकेंड्स में ये सारे मशीन वो चेक करते रहते कि रूट फ्री है या नहीं, रास्ता फ्री है या नहीं। इसने चेक किया रास्ता फ्री है तो पैकेट्स आपके जाएंगे ऐसे और यहां पे ऐसे आएंगे। और जब तक इन दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है तब तक ये वेटिंग मोड में है, ठीक है। मतलब इनका खत्म होता है तो फिर ये बात कर सकते हैं, इसको डेटा भेजना है तो ये डेटा भेज सकते हैं, तो ये बात कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वन वे होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से एक एक पैकेट आएगा और फिर वो कंप्लीट इमेज आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये इमेज यहाँ पे आ गया, थोड़ा थोड़ा होके पैकेट्स में आ गया डेटा, फिर वो जोड़े जाते हैं, वही OSI लेयर्स फिर वो पैकेट्स को नंबर देखते हैं और फिर जोड़ देते हैं। वो तो ना पजल होता है, पजल पे कुछ नंबर या डिजाइन होता है और आप उसको जोड़ देते हो, बस वैसे ही वो क्या करते हैं, ओके ये पैकेट, पहला पैकेट, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर वो कंप्लीट फाइल या कंप्लीट इमेज आपका आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता था बस टोपोलॉजी में। सपोज इसने देखा सेम टाइम पे रास्ता फ्री है और उसी टाइम पे इसने भी देखा रास्ता फ्री है, इसको पैकेट भेजना है इसके लिए और इसको पैकेट भेजना है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे इन्होंने एक साथ दोनों ने पैकेट ट्रांसफर कर दिए तो ये इसका डेटा यहां से होके यहां तक इसके पास आने वाला है और इसका डेटा यहां से यहां पे जाने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड मार्क करता हूँ, ये देखो आमने सामने पैकेट्स आ गए इनके। तो ऑब्वियसली आमने सामने कुछ भी चीज आ जाती है तो क्या होता है, एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी पैकेट्स आमने सामने आ जाते हैं तो इसको बोला जाता है नेटवर्क में डेटा कोलिजन। डेटा कोलिजन मतलब एक्सीडेंट, पैकेट्स का एक्सीडेंट होता था और इसमें दोनों पैकेट्स क्या हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। मतलब पैकेट डिस्ट्रॉय तो डेटा भी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये सबसे पहला टोपोलॉजी जिसमें सबसे बड़ा इशू यही था कि डेटा कोलिजन का प्रॉब्लम, ठीक है। इसने डेटा भेज दिया, इसने भी डेटा सेम टाइम पे भेज दिया तो बीच में ही डेटा कोलिजन होता, मतलब डेटा लॉस होता था बिकॉज बीच में ही एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या, एक साथ सारे कंप्यूटर बात नहीं कर सकते हैं, इनका कम्युनिकेशन चल रहा है तो ये चुपचाप बैठे हैं जब तक इनका खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। बट शुरुआत का टोपोलॉजी था, उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो उन्होंने ये शुरुआत में टोपोलॉजी बनाया। फिर ये डेटा कोलिजन का सबसे बड़ा जो इशू था, इस इशू को सॉल्व करने के लिए फिर नेक्स्ट टोपोलॉजी को बनाया गया और नेक्स्ट टोपोलॉजी को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। क्यों बनाया गया, जो डेटा कोलिजन का प्रॉब्लम था उसको फिक्स करने के लिए। तो मशीन्स को इस तरह से अरेंज किया गया रिंग में, ऐसे, मतलब एक मशीन दूसरे से, दूसरा मशीन तीसरे से ऐसे कनेक्टेड, ऐसे 4 मशीन का सेटअप हम लेते हैं। तो 1 2 के साथ कनेक्टेड, 2 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 1 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। 1 और 3 का कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी नहीं है, 1 3 के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा, 2 की मदद से, ठीक है। और 1, हाँ, एंड 2 एंड 4 का भी कम्युनिकेशन कैसे होगा, 3 की मदद से, ऐसा। 3 और 4 और 2 का कम्युनिकेशन 1 की मदद से होगा, इस तरह से, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में डेटा जो है वो जो ट्रांसफर होता था वो क्लॉकवाइज होता था, ठीक है। जैसे कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इसको डेटा भेजना है इसके लिए तो ये डेटा भेज देता था इसके पास, ठीक है। पैकेट्स को ट्रांसफर कर दिया आगे 2 के पास और 2 क्या करता, आगे इसके पास दे देता, ठीक है। अभी पैकेट्स के अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये चेक करता है ये तो एड्रेस मेरा है, रिसीव कर लेता है। कंप्यूटर के अंदर ना एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम ARP है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब ये प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, जो पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस है वो और आपके सिस्टम का एड्रेस मैच करना, मैच हो रहा है तो अपना पैकेट है, रिसीव कर लेगा।
मैच नहीं हो रहा है तो उसको डिनाई कर देता कि बाबा नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा पैकेट नहीं है, ऐसा। इसके पास आया तो उसका एआरपी ने चेक किया, एड्रेस क्या है 3, ये कौन है 2, इसने रिजेक्ट कर दिया, आगे भेज दिया। इसने चेक किया, एआरपी ने, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ने, कि एड्रेस क्या है 3 पैकेट के अंदर, मेरा एड्रेस क्या है 3, मतलब पैकेट मेरा है, ठीक है। और आईपी एड्रेस होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर्स होते हैं ना, तो उसी तरह से कंप्यूटर को ना आईपी एड्रेस होते हैं। मोबाइल नंबर जैसे हमारे यूनिक है, आपके पूरे वर्ल्ड में आपका मोबाइल नंबर सेम नहीं है, उसी तरह से ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं कि इस मशीन का एड्रेस इस मशीन को भी दिया जाएगा, नहीं, एक नेटवर्क में एक ही एड्रेस होगा, दो एड्रेसेस नहीं, मतलब सेम एड्रेसेस नहीं, दो एड्रेसेस मतलब सेम एड्रेसेस नहीं, ठीक है। ऐसा सपोज इसको कोई पैकेट भेजना है इसके लिए, तो ये इसके पास भेज देगा और ये इसके पास भेज देगा। तो इस तरह से पैकेट कैसे जा रहे हैं आपके, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आमने सामने आने का सवाल ही नहीं, तो डेटा कोलिजन का प्रॉब्लम फिक्स कर दिया, ठीक है। बट जो सेकेंड प्रॉब्लम था वो यहाँ पे एज इट इज है। कौन सा? इसने भेजा इसके लिए पैकेट, हालांकि इसको भी कोई डेटा इसके लिए भेजना था, जैसे ये डेटा भेजने लगा तो इसका काम आ गया इसके पास, एक काम कर ये पैकेट आगे फॉरवर्ड कर दे। जैसे हमारा ये पूरा रिंग है, इसने पैकेट, मुझे भी पैकेट भेजना था आगे, तो इसने मेरे हाथ में दूसरा पैकेट थमा दिया उसका, फिर मेरा काम मैंने छोड़ दिया और उसका काम के लिए फिर मैंने आगे पैकेट भेज दिया। तो जैसे मैं भेजना, मतलब ये पैकेट इसके पास जाना है, तो इसके पास जैसे डेटा आ जाता है इसका, तो ये इसको भेज देता है अपना काम छोड़ के, ठीक है। अभी जब तक इसका नंबर नहीं लगता है ना, वो अपना डेटा भेजेगा ही नहीं, पैकेट भेजेगा नहीं, ठीक है। जैसे ये सेंडर इसको भेज रहा है, तो ये इसके पास भेजेगा, ये इसके पास भेज देगा, इसका नंबर ही नहीं लग रहा है। मतलब इन शॉर्ट सारे मशीन्स एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारे मशीन एक साथ बात नहीं, चलो ये इसको भेज रहा है और ये इसको भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ही बार वो टोकन होता था यहाँ पे, तो एंड क्लॉकवाइज रोटेट होता था, बट डेटा कोलिजन का प्रॉब्लम रिंग टोपोलॉजी ने फिक्स कर दिया। हालांकि इसमें भी एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है रिंग टोपोलॉजी में, एक मशीन आपका फेल हो जाता है, रिंग में से एक मशीन भी यहाँ से गायब हो जाता है, फेल हो जाता है, बंद पड़ जाता है, तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स, ठीक है। जैसे ये रिसीवर कंसिडर करते हैं, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, इसने पैकेट भेजा इसके पास, ये किसको भेजने वाला था, सेकंड मशीन के पास, बट ये सेकंड मशीन क्या है, डाउन है, फेल है, ठीक है। तो इसके पास यहीं पे पैकेट आपका अटक गया, ये पैकेट एक्चुअली इसको भेजना था, ये बाईपास होके नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है। तो नेटवर्क में एक भी मशीन फेल हो जाता है तो रिंग टोपोलॉजी काम ही नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ा इशू था रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। फिर इसीलिए इसको फिक्स करने के लिए नेक्स्ट टोपोलॉजी को बनाया गया, और नेक्स्ट टोपोलॉजी को हम बोलते हैं कौन सा, नहीं, मेश टोपोलॉजी, हाँ। स्टार तो उसके बाद आया, आज हम स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं, तो उसके बाद मेश टोपोलॉजी था। वैसे तो मेश टोपोलॉजी ने सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, सारे प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया, मतलब डेटा कोलिजन नहीं होता है, एट टाइम मल्टीपल मशीन्स के साथ आप बात कर सकते हो। देन उसके बाद क्या, एक मशीन भी फेल हो जाता है तो बाकी मशीन्स बात कर सकते हैं, सिर्फ वो मशीन के साथ कोई बात नहीं कर सकता, या वो मशीन किसी के साथ बात नहीं कर सकता बिकॉज वो फेल हो गया, तो बाकी कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो मेश टोपोलॉजी कैसे है, तो मेश टोपोलॉजी में क्या किया गया, सारे मशीन एंड टू एंड कनेक्ट किए गए। जैसे हम 4 मशीन का एग्जांपल लेते हैं, तो ये 4 मशीन से, पहला मशीन, दूसरा मशीन, तीसरा, अच्छा, पहला इसके साथ कनेक्टेड है, फिलहाल ये रिंग ही है, बस मैंने डायग्राम वैसे नहीं निकला, रिंग ही है, ठीक है। हाँ, बट अभी 1 3 के साथ और 2 4 के साथ, या 4 2 के साथ कनेक्टेड है, मतलब हर एक मशीन, जैसे 1 मशीन 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी कनेक्टेड है, फोर्थ वाला मशीन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ कनेक्टेड है, 3 वाला मशीन 4 के साथ, 2 के साथ एंड 1 के साथ कनेक्टेड है, मतलब सारे मशीन सबके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इसमें ये मशीन आपका फॉल्ट भी हो जाता है, फेल भी हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं, 1 4 के साथ बात कर सकता है, या 1 3 के साथ बात कर सकता है, 4 3 के साथ बात कर सकता है, 3 1 के साथ बात कर सकता है, इसको छोड़ के। मतलब जो प्रॉब्लम था रिंग टोपोलॉजी में कि एक मशीन फेल हो जाता है तो नेटवर्क आपका कोलैप्स होता था, फेल होता था, मेश टोपोलॉजी में ये नहीं होता है। आप 1 4 के साथ बात कर रहा है, एट ए टाइम 3 1 के साथ बात कर रहा है, ठीक है, या 3 2 के साथ बात कर रहा है,
तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली कोई भी किसी के साथ बात कर सकता है, डेटा कोलिजन नहीं होता है। देन उसके बाद एक मशीन फेल होता है तो आपका नेटवर्क फेल नहीं हो रहा है। देन उसके बाद साइमल्टेनियसली भी सारे मशीन्स एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब सारे प्रॉब्लम जो थे पहले टोपोलॉजीज में इसने फिक्स कर दिया, जिसको हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है, बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये है कि ये बड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों? बिकॉज एक मशीन, 3 मशीन, ये तो 4 ही मशीन का सेटअप है, तो मुझे 3 केबल लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं और मशीन्स का सेटअप बनाता हूँ मेश टोपोलॉजी में। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले हम ये 4 मशीन ले लेते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं। हो गया, 4 तक तो ठीक ठाक लग रहा है, बट जैसे मैं और 4 मशीन ऐड कर दूं, देखो हर एक मशीन बाकी सारे मशीन के साथ कनेक्टेड होंगे। ये देखो ऐसा, ठीक है, इसका और इसका कनेक्टिविटी, इसका और इसका कनेक्टिविटी, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड, फिर ये इसके साथ कनेक्टेड, इसका और इसका कनेक्टिविटी। मोटा मोटा हो गया। देखो 8 मशीन्स को मुझे कनेक्ट करना है तो इतने सारे केबल बिछाने पड़ेंगे, और केबल बड़े कॉस्टली होते हैं। ये 8 मशीन के लिए, 100 मशीन के लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा? डायग्राम में इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कितने केबल बिछाने पड़ेंगे आपको वहां पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था मेश टोपोलॉजी का, कॉस्टली था और उसको मेंटेन मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, और नेक्स्ट टोपोलॉजी को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो आज के डेट में जो हम टोपोलॉजी यूज करते हैं वो स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी किस तरह से था? तो मेश टोपोलॉजी में क्या था, हर एक मशीन कनेक्टेड होता था, जैसे ये मशीन बाकी सबसे कनेक्टेड होता था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक डमी डिवाइस बीच में लाया गया, मशीन्स और बीच में एक डमी डिवाइस। डमी डिवाइस को तब हब बोलते थे, अभी हब भी आउटडेटेड हो गया, अभी हम हब नहीं यूज करते, हब की जगह हम स्विच यूज करते हैं, स्विच। ठीक है, तो हब, तो ये हब डिवाइस, अभी ये स्टार टोपोलॉजी बोलता है आपको सारे एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होना है, मशीन के साथ डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होना है, आपको बस इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, तो ये डिवाइस बस ऐसे मशीन कनेक्ट कर दो, ये मशीन से हमारे, और बीच में एक आ गया हब। तो देखो ये आपका स्टार टोपोलॉजी है 4 मशीन का। चलो मैं और 4 मशीन ऐड करता हूं इसमें। लग रहा है स्टार जैसे। ठीक है, यही 8 मशीन्स मैंने मेश टोपोलॉजी से कनेक्ट किए थे, तो देखो डायग्राम, और वही 8 मशीन हम स्टार टोपोलॉजी से कर रहे थे। ये देखो सस्ता है, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस ऐसा एक डिवाइस लेना है और उस डिवाइस से मशीन केबल से कनेक्ट कर लेना है। अब ये जो डिवाइस है, जो कोई हब है, ये 4 पोर्ट का होता है, 8 पोर्ट का होता है, 16 पोर्ट का, 32, 64, 128, 256, डिपेंड अभी आपके पास मशीन्स कितने हैं, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपको वो हब, या फिर हब की जगह भी हम बोलते हैं स्विच, तो स्विच को लेना पड़ता है। ठीक है, तभी ये 8 पोर्ट का है तो 8 मशीन कनेक्ट कर दे, 16 पोर्ट का लेते हो तो आप 16 मशीन कनेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो हब डिवाइस जो कि बाकी कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये हब का जो बिहेवियर था, ये ब्रॉडकास्टिंग करता था, इसको क्यों हटाया गया और हब की जगह स्विच को क्यों लाया गया? तो ये ना ब्रॉडकास्टिंग करता था। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? वन टू ऑल, वन टू ऑल। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ ना, ब्रॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, तो जहां तक मेरा आवाज जा रहा है ना, वहां तक वो लोग सुन रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सेंडर, बाकी सारे रिसीवर्स, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। तो ये क्या करता था? ब्रॉडकास्ट करता था, मतलब ये सेंडर कंसिडर करते और ये रिसीवर कंसिडर करते। ठीक है, मतलब इसको, इसके लिए कोई डेटा भेजना है, तो पैकेट कहां से आएगा, कहां पे जाएगा? सबसे पहले हब के पास आएगा। हब के पास पैसे, जैसे पैकेट आता है तो उस पैकेट को वो क्या कर देता है, सारे मशीन को भेज देता है। सेंडर छोड़ दो, बाकी सारे मशीन को पैकेट को भेज दो।
तो इसको हम बोल रहे हैं ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है। एक्चुअल पैकेट तो इसको जाना चाहिए था, बट सारे मशीन को उसने सेंड कर दिया सेंडर छोड़ के, ठीक है। अभी क्या होगा, पैकेट जैसे इसके पास आएगा, मैं नंबर दे देता हूँ, ये 1 है और ये 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है, ये 2 है। तो जैसे इसके पास पैकेट आता है तो ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल चेक करता है पैकेट के अंदर किसका नंबर है, मतलब किसका एड्रेस है। ये बोलता है मेरा तो नहीं, मैं तो 2 हूं, और पैकेट के अंदर एड्रेस क्या है, 5 है। तो ये क्या कर देता है, उस पैकेट को रिजेक्ट कर देता है। उसी तरह से इसके पास भी पैकेट आएगा, ये भी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ये भी रिजेक्ट कर देगा, सारे मशीन्स रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज उसका एड्रेस नहीं है। और फाइनली ये बोलेगा हाँ ये पैकेट मेरा है, मेरा एड्रेस 5 है, ठीक है। पैकेट जिसके लिए आया था 5 ये है, तो इसका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस पैकेट को रिसीव कर लेगा। तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। आपके नाम से कोई इन्वेलप आया है, कोई लेटर वगैरह आया है, ठीक है, लेटर बॉक्स के अंदर, तो आप जा रहे हो और चेक कर, नहीं आप नहीं जा रहे, कोई दूसरा बंदा जा रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ और मैं चेक करो तो मेरा नाम नहीं है, तो उस लेटर को, उस एनवलप को मैं कलेक्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो मेरा नाम नहीं है, मेरा एड्रेस नहीं है, वो मैं वहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। फिर दूसरा बंदा आ रहा है, वो भी चेक कर रहा है, उसका नाम नहीं, वो भी छोड़ के चला जाएगा। फिर आप जा रहे हो, आप चेक रहे, तो नाम मेरा है, तो इस इनवलप को, उस पैकेट को आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। बस वैसे ही हो रहा है, ये बोलता है मेरा एड्रेस नहीं, रिसीव नहीं करेगा, ये भी बोलेगा नहीं है नहीं है, और ये बोलेगा हाँ मेरा है, तो रिसीव कर लेगा। तो ऐसा काम होता था, तो हर पैकेट्स को ये ब्रॉडकास्ट करता था। सोचिए, देखो मैंने एक पैकेट का बोला, तो ये ऐसे 100 पैकेट भेजेगा, तो 100 पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये भी तो किसी को डेटा भेज रहा है, इसके लिए इसके भी तो 50 पैकेजेस होंगे, इसके भी 100 पैकेट्स होंगे जो इसको भेज रहा है। तो सारे पैकेट इसके पास आ रहे हैं, तो सारे पैकेट्स वो क्या कर रहा है, सेंडर छोड़ के सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो कितना नेटवर्क जाम हो जाएगा, ट्रैफिक बढ़ गया, नेटवर्क जाम। कभी कभी हब जो है वो काम करना ही बंद कर देता था, इतना उसके पास लोड आ जाता था, बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। इसीलिए इस डिवाइस को हटाया गया और उसके जगह स्विच को लाया गया। स्विच बोलता है मैं एनीकास्ट करता हूँ, मल्टीकास्ट करता हूँ। मल्टीकास्ट का मतलब 1 to मेनी, सारे नहीं, 10 में से 5 मेनी कास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब सबको, एक सेंडर बाकी रिसीवर। एनीकास्ट टेलीफोन पे बात करते हैं, 1 to 1, एक सेंडर एक रिसीवर, बस इतना ही होगा। तो ये एनीकास्ट पे काम करता है स्विच, मतलब इसका पैकेट है तो उसी को भेज देगा डायरेक्टली, इसका पैकेट होगा तो इसी को डायरेक्टली भेज देगा। ब्रॉडकास्ट नहीं, हालांकि स्विच भी कभी कभार ब्रॉडकास्ट करता है, कब, जब उसको एड्रेस नहीं पता होते, कौन सा मशीन कहाँ पे है उसको नहीं पता, तब वो ब्रॉडकास्ट मैसेज डालता है कि बाबा मेरे पास इस नाम से एक पैकेट आया है, बोलो उस इसका नाम क्या है, मतलब नाम तो नहीं होता है, वहां पे एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होते हैं। तो फिर एक बोलता है हाँ मेरा एड्रेस है वो, बाकी तो सारे मना करेंगे। तब वो ब्रॉडकास्ट करता है, कब, स्विच को जब पता नहीं होता है कि कौन सा मशीन कहाँ पे कनेक्टेड है। स्विच के पास ना एक टेबल होता है जिसको मैक टेबल बोला जाता है, सबकी जानकारी उस टेबल में होता है, इसीलिए उसको पता है 192.168.0.1 कहाँ पे रहता है, मतलब कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो जैसे पैकेट आता है 192.168.0.1 के लिए एक आईपी एड्रेस है, कल मैं बताऊंगा आईपी एड्रेस कैसे होते हैं। तो 192.168.0.1 उसको पहले से पता है, वो वहां पे रहता है, तो जैसे पैकेट आएगा तो वो वहीं पे भेज देगा। हाँ, जब उसको पता नहीं है कि 192.168.0. ये नया मशीन है जो कि कहाँ पे रहता है, कौन से पोर्ट को कनेक्टेड है, तब वो क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट मैसेज डालेगा कि मेरे पास 192.168.0.1 का एक पैकेट आया है, बोलो कौन है 192.168.0.1। बाकी सारे मशीन तो मना कर देंगे, एक बोलेगा हाँ मैं हूं। तब फिर वो क्या करेगा, जैसे इसने बोला मैं हूं तो इसका एंट्री यहां पे कर देगा, नेक्स्ट टाइम उसको पैकेट आता है तो वहीं से वो भेज देगा। हर बार ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, शुरुआत में करता है। जैसे आप किसी गांव में जाते हो ना, तो पोस्टमैन होते हैं ना, पोस्टमैन को सारे लोगों का घर का एड्रेस पता होता है, आप सिर्फ नाम बोलो, आपको गली नंबर घर नंबर सब बता देंगे वो, ठीक है। उसके पास दिमाग में एक टेबल होता है, सबके नाम और एड्रेस पता है। आप बोलोगे ना गली नंबर दूसरा गली नंबर 2 में तीसरा घर किसका है, उसका नाम वो आपको बता देगा, क्यों, उसके पास डेटा है। उसी तरह से ये डेटा को मेंटेन मैनेज करता है। हाँ, कोई नया बंदा आता है जो कि पोस्टमैन को नहीं पता, तो फिर वो उसके पास वो भी जानकारी नहीं, तो फिर वो किसी से पूछ के फिर आपको बता देगा, ऐसा। तो हब के बाद आया था स्विच डिवाइस, स्विच जो कि ब्रॉडकास्टिंग
एनीकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग तीनों पे काम करता है, बट हब जो था सिर्फ ब्रॉडकास्ट पे ही काम करता था, उसको एनीकास्ट और मल्टीकास्ट कंसेप्ट पता नहीं था। अभी तो हम स्विच यूज करते हैं। वैसे स्विच में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मैनेजेबल स्विच और एक होता है अनमैनेजेबल स्विच। हम जो घर पे या छोटे नेटवर्क में यूज करते हैं वो अनमैनेजेबल स्विच होता है, जस्ट लाइक हब जैसा ही है, पर स्पीड बढ़ा दिया गया बस उसका। देन जो मैनेजेबल स्विच होता है वो डेटा सेंटर्स के अंदर जो मशीन्स होते हैं वहां पे कनेक्टिविटी करने के लिए बड़े बड़े सेटअप में मैनेजेबल स्विच होता है। फिर आप बोलोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है जो कि अनमैनेजेबल स्विच जस्ट लाइक हब जैसा ही है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया गया, और मैनेजेबल स्विच को आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वहाँ पे मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। मतलब एग्जांपल के लिए मैनेजेबल स्विच है और इसको 4 पोर्ट है, एग्जांपल के लिए 4, हाँ, 128 पोर्ट्स भी होते हैं, 256 भी होते हैं, और यहाँ पे आपने हर एक मशीन्स को पोर्ट अलोकेट कर सकते हो। मतलब ये मशीन और ये मशीन ऐसे आपने कनेक्ट कर दी ना, ठीक है, आपने ये पोर्ट इसके लिए रिजर्व करके रखा है, इस मशीन का मैक एड्रेस के लिए ये पोर्ट रिजर्व है। सपोज मैं इस मशीन को यहाँ से हटा के दूसरा कोई लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये लैपटॉप आपके नेटवर्क में कनेक्ट ही नहीं होगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस तरह से किया जाता है। कोई भी आएगा लैन केबल लगा देगा और फिर मेरा इंटरनेट एक्सेस करेगा या फिर मेरे नेटवर्क में आ जाएगा, ऐसे तो हैकर्स आएंगे और फिर लैन केबल लगा के आपके नेटवर्क को हैक कर लेंगे। आपके नेटवर्क को हैक करने की भी जरूरत है, आपके नेटवर्क में ऑलरेडी वो आ चुका है, ठीक है। इसीलिए बाहर के कोई भी आता है और आपका लैपटॉप डेस्कटॉप लगा के आपके नेटवर्क के अंदर घुसने का ट्राई करता है, नहीं होगा, बिकॉज ये पोर्ट मैंने सिर्फ इस मशीन के लिए अलोकेट किया है। आपने इस मशीन का केबल लगा के इस लैपटॉप को लगा दिया तो भी कनेक्ट नहीं होगा। यही सिक्योरिटी, इस तरह का सिक्योरिटी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये दो पोर्ट्स आप अलग डिपार्टमेंट के लिए दे सकते हो। एचआर डिपार्टमेंट के लिए दो पोर्ट्स आपने एचआर डिपार्टमेंट के लिए अलग सेट करके रखे, सिक्योर क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व करके रखे हैं। ये पोर्ट मैंने वेब डिपार्टमेंट के लिए सेट करके रखे। कोई भी दूसरा मशीन या लैपटॉप लेके आएगा तो उसको कनेक्ट नहीं होगा। इस तरह का सिक्योरिटी वगैरह आप उस पोर्ट को कनेक्ट कर लगा सकते हो, जो कि मैनेजेबल स्विच होता है। वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिक्योरिटी फायरवॉल वगैरह वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं। केबल तो सबको पता है ना, केबल ऐसे केबल होता है, लैन केबल, कलर अलग अलग होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक भी आने लगे, अभी रेड होता है, येलो नहीं ग्रीन होता है, ठीक है। तो केबल सबको पता है, लैन केबल की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि दो मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए हम केबल यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हब और स्विच मैंने बता दिया। राउटर डिवाइस होता है, पता है सबको, राउटर। कौन सा राउटर पता है आपको? घर पे यूज करते हो? हाँ, जो घर पे वो एंटीना वाला आप यूज करते हो, वाईफाई राउटर, मैं उसकी बात नहीं, हाँ वो भी राउटर ही है। एक्चुअली वर्ड राउटर नहीं है, रूटर है, हाँ, बट हम उसको राउटर बोलते हैं। रूटर मतलब रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, बट जनरली सब लोग राउटर बोलते हैं तो हम भी राउटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वर्ड इज रूटर, जो कि रास्ता दिखाता है। मैं इस राउटर की बात नहीं कर रहा हूं जो हम अपने घर में यूज करते हैं, जो कि वाईफाई राउटर होता है वो। मैं उस राउटर की बात कर रहा हूँ जो कि डेटा सेंटर्स के अंदर, बड़े नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है। वैसे ये ऐसे ही बड़ा एक डिवाइस होता है राउटर। सिस्को का राउटर होता है, डी लिंक का होता है। इस राउटर का काम क्या होता है? वैसे तो राउटर का सिंबल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे राउटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये राउटर की वजह से ही आप आज हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ये राउटर डिवाइस ना होता तो इंटरनेट कंसेप्ट ही ना होता, हम सिर्फ लोकली ही एक्सेस कर रहे होते बस, ठीक है। हम यहाँ से यही के मशीन्स को एक्सेस करते, बाहर के मशीन को हम एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो इस राउटर की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, आज इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करके देता है, अलग अलग नेटवर्क के मशीन्स को आपको कनेक्ट करके देता है, ठीक है। एक राउटर टू दूसरा राउटर, दूसरा से तीसरा, ऐसा ही नेट बना है राउटर का, और उसी को आज हम इंटरनेट बोलते हैं। मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह से सेटअप होता है इंडिया में, हम मुंबई से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे जो सेटअप होता है ना, ऐसा समझो ये राउटर से ऐसे यहाँ पे बिछाए गए हैं, मतलब लगाए गए।
राउटर टू राउटर ऐसे हम कनेक्ट होते हैं, और यही हमारा आज क्या है, इंटरनेट है। तो इस तरह के डिवाइस बड़े महंगे डिवाइसेस होते हैं। मतलब मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने एक जिस सेंटर पे मैं पढ़ाता था, तो तब हमने 10 लाख का एक राउटर लिया था। तब का कॉस्ट है 2010 का। आज हो सकता है 15-20 लाख के ऊपर हो एक छोटा सा राउटर। ठीक है। हाँ, जितना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन वाला आप लेते हो तो उसका कॉस्ट भी उतना बड़ा होता है। ठीक है। तो ये राउटर डिवाइसेस होते हैं। तो ये राउटर की वजह से ही हम आज कनेक्टेड है इंटरनेट से, या इंटरनेट इस राउटर की वजह से ही हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो वो राउटर जो कि आपको अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करके देता है, यही राउटर आपको बेस्ट पाथ बताता है, बेस्ट रूट बताता है। आप यहां से जाओगे तो जल्दी जाओगे। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एक ही रूट नहीं होता है, अलग अलग रूट होते हैं। ठीक है। आपको यहां से सीबीएस तक जाना है तो एक ही थोड़ी रास्ता है, अलग अलग रास्ते। आप डायरेक्टली यहाँ से अशोक स्तंभ और सीबीएस जा सकते हो। ठीक है। या फिर आप पूरा एबीबी सर्कल, फिर वो त्र्यंबक रोड से भी जा सकते हो। ये थोड़ा दूर वाला रास्ता है, बट आपको पता है यहाँ से ये नजदीक वाला है, तो आप सबसे पहले नजदीक वाला सिलेक्ट करते हो। जिस तरह से हम सोचते हैं ना, किसी गांव जाना है तो दो रास्ते, तो नजदीक वाला जो रास्ता होगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से ये भी देखता है कौन सा रास्ता, कौन सा रूट नजदीक है, जो कि जल्दी हम वहां तक पहुंच जाए, तो वो चेक करता है ये राउटर। सपोज हो सकता है एक नजदीक वाला रास्ता है, बट वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो फिर वो दूर वाला रास्ता सिलेक्ट करता है, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक कम है। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि नहीं, मुझे सीबीएस तक जाना है, तो ये दूर वाला रास्ता है, बट वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है। ये नजदीक वाला रास्ता है, बट यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, आप आधा एक घंटा तो वहीं पे आप रुक जाओगे, इसलिए आप तब दूर वाला रास्ता सिलेक्ट करते हो। ठीक है। क्यों? ट्रैफिक कम होता है। उसी तरह से राउटर भी इस तरह का सोच रखता है कि इसका पैकेट जल्दी से जल्दी कैसे वो हम लेके जाए, जल्दी से वो कैसे रिस्पॉन्ड करे आपको, वो सर्वर भी। तो उस पाथ को, बेस्ट पाथ को, रूट को ये क्या करता है, चेक करता है, और आपका ट्रैफिक वहां से लेके जाता है। कभी कभी हम इंडिया, मतलब नासिक से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो हम डायरेक्ट नासिक मुंबई, ये हमारा नजदीक वाला रास्ता है, बट आप देखोगे ना, कभी कभी हमारा ट्रैफिक कहाँ पे जाता है, नासिक टू पूना, पूना से मुंबई जाता है, फिर मुंबई से बाहर जाता है। कभी कभी नासिक, नागपुर, पूना, मुंबई, ऐसा भी रूट होता है। कभी आप इंटरनेट चेक करोगे, स्टैटिस्टिक उसका, आपका रूट क्या है, जाने का रूट क्या है, तो वो आपको बताता है कैसे आपका ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है। बिकॉज तब ट्रैफिक नासिक मुंबई ज्यादा होगा, तो फिर पूना है हम गए, या पूना से भी ज्यादा होगा तो फिर नागपुर गए, नागपुर से फिर दूसरे सिटी, सिटी से फिर वो वहां तक हम चले गए, ऐसा। तो ये राउटर करता है काम, ये राउटर डिवाइस करता है। तो राउटर डिवाइस ये आपको पता होना चाहिए, स्विच पता होना चाहिए, हब तो अभी छोड़ ही दो, बट पता होना चाहिए, हब भी होता था। ठीक है। केबल्स आपको पता होनी चाहिए। लैन केबल पता है। इथरनेट कार्ड पता है ना आपको, इथरनेट कार्ड, निक कार्ड पता है, NIC, जिसको निक बोला जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इथरनेट कार्ड, निक कार्ड, लैन कार्ड एक ही है, सिर्फ मैं अलग अलग नाम बोल रहा हूं। तो कोई बोलेगा ना निक कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इथरनेट कार्ड मतलब लैन कार्ड। लैन कार्ड मतलब जहां पे हम इंटरनेट का केबल लगाते हैं ना, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वो जो पोर्ट होता है, उसी पोर्ट को लैन पोर्ट बोला जाता है, इथरनेट पोर्ट बोला जाता है। ठीक है। जहां से हम इंटरनेट या दूसरे मशीन से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको गेटवे डिवाइस भी पता होना चाहिए। गेटवे एक डिवाइस होता है। गेटवे का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। चलो, किसी कंपनी का नेटवर्क कैसे होता है उसको हम समझते हैं, तभी हम गेटवे को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। जैसे एबीसी नाम का कोई कंपनी है, और उसके पास कुछ 3 मशीन का सेटअप है। मैं छोटा सा नेटवर्क ले रहा हूं, 3 क्लाइंट्स है, 3 मशीन से ही आपके। ठीक है। और ये तीनों मशीन्स के लिए सर्विस देने वाला एक मेन मशीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। सर्विस सर्व करने वाला, सर्विस देने वाला, उसको हम बोलते हैं सर्वर। क्लाइंट, ये क्लाइंट है जो कि सर्विस को एक्सेस करने वाला, ऐसा। ठीक है। यहाँ पे हम एक डिवाइस रखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच का लोगो ऐसा होता है, फिर स्विच, सर्वर और ये मशीन्स ऐसे कनेक्टेड है। ये जो नेटवर्क है ना, फिलहाल मेरा 4 मशीन का, जिसमें एक मेन मशीन है जिसको हम बोलते हैं सर्वर, और ये हमारे क्लाइंट मशीन्स है। ये कंप्यूटर इनको सर्विस देगा, डेटा देगा। ठीक है। डेटा कहाँ पे पड़ा है, सेंट्रलाइजली, और ये डेटा किसको दे रहा है, इन मशीन्स को दे रहा है। तो जिन मशीन्स को डेटा दे रहा है उनको हम बोलते हैं क्लाइंट मशीन, और जो देने वाला है वो होता है सर्वर।
चलो फिलहाल मैं आपको एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं बन गया सर्वर, देने वाला। आप सुन रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो आप बन गए क्लाइंट। ठीक है। किसी मेडिकल स्टोर में जाते हो तो आप सर्विस लेते हो, वहां पे लिखा होता है ना सेवा, मतलब सर्विस। ठीक है, मतलब वो मेडिसिन हमें दे रहे हैं, मतलब एक काइंड ऑफ सर्विस दे रहे हैं। तो हम वहां पे जा रहे हैं, वो सर्विस देने वाला है तो वो सर्वर, और हम उस सर्विस को एक्सेस करने वाले कंज्यूमर, कस्टमर, हम मतलब क्लाइंट। ऐसा। तो ये देने वाला होता है और ये लेने वाला होता है। गिव एंड टेक का काम चला, एक दे रहा है और एक ले रहा है सर्विस को। ठीक है। देन तो ये जो नेटवर्क है ये हमारा इंट्रा नेटवर्क है। इंट्रा नेटवर्क मतलब यही का लैन नेटवर्क, लोकल नेटवर्क। ठीक है, ऐसा। फिर यहां से यहाँ पे फिर एक राउटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना राउटर, वो डिवाइस होता है। ये स्विच है, ये राउटर है। हाँ, वैसे यहाँ पे और एक डिवाइस आप लगा सकते हो, चलो मैं उसको भी निकाल देता हूँ। उस राउटर के पहले भी यहाँ पे ना एक और एक डिवाइस होता है, फायर वॉल, हार्डवेयर फायरवॉल। फायरवॉल वैसे तो हम लिनक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे फायरवॉल को, तो फिलहाल मैं अभी सिर्फ बता देता हूँ फायरवॉल क्या होता है। आपके नेटवर्क में किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है, ये रूल्स होते हैं इस डिवाइस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। अनवांटेड ट्रैफिक को, अनट्रस्टेड आईपीस को ये ब्लॉक करता है। जैसे आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो और वहां पे आपने एक सिक्योरिटी गार्ड को बोल के रखा है, सेल्समैन आता है तो बिल्डिंग के अंदर उसको एंट्री मत दे, तो आपने एक रूल उसको बता के रखा है। तो क्या होगा, जब कोई सेल्समैन आता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसको डिनाई करता है, बिकॉज वो अनट्रस्टेड मेंबर है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। उसी तरह से अनट्रस्टेड आईपी एड्रेस या अनऑथराइज आईपी एड्रेस को हम ब्लॉक करते हैं फायरवॉल के अंदर। तो मैं चाहता हूं ये जब भी मेरे पास आए तो नहीं आना चाहिए। जैसे हम किसी नंबर को ब्लैकलिस्ट करते हैं ना, वैसे ऐसे ही समझो आईपी को ब्लैकलिस्ट करके रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये फायरवॉल होता है, और इस फायरवॉल के ऊपर फिर राउटर होता है, ऐसा। और इसके बाद फिर आपका होता है इंटरनेट, इसके बाद होता है इंटरनेट, ऐसा। तो ये हमारा इंटरनेट है, तो जिसको पब्लिक नेटवर्क बोला जाता है। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पब्लिक नेटवर्क। यहां से नीचे जो भी नेटवर्क है ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, और यहां से ऊपर जो भी है इसको हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। फिर आप बोलोगे क्या होता है पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। देखो, जैसे कि इसी हॉल का एग्जांपल लेते हैं, ये जो मेरा नेटवर्क है, यहाँ पे 10 मशीन्स होंगे, ठीक है, मतलब इतना सेटअप होगा, तो ये मेरा एक इंट्रा नेटवर्क है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क को ही इंट्रा नेटवर्क ऐसा भी बोला जाता है। प्राइवेट नेटवर्क को ही इंट्रा नेटवर्क बोला जाता है, मतलब अपना नेटवर्क। और ऊपर जो है इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। चलो समझने के लिए एकदम इजी बताता हूँ। सपोज आपका घर है, घर के मेन गेट के बाहर आप कदम रख देते हो ना, वो पब्लिक एरिया है। घर के अंदर आप पाँव रख देते हो तो वो आपका प्राइवेट एरिया है, मतलब इंट्रा नेटवर्क। और घर के बाहर जो है वो आपका पब्लिक नेटवर्क है। उसी तरह से ये मशीन्स यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क में काम करेंगे, और इससे पब्लिक नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क मतलब ही आज के डेट में हम उसको इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये www.google.com को एक्सेस कर रहा है, और www.google.com यहाँ पे बैठा है, मतलब गूगल सर्वर यहाँ पे बैठा है। ये गूगल सर्वर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट में कहीं पे यूके यूएस में बैठा है, यूएस में ये वो। तो आपका ट्रैफिक ऐसे इसके पास जाएगा और यहाँ से फायरवॉल के पास जाएगा। फायरवॉल चेक करेगा, इसको जाने देना है, हाँ, तो फिर बाहर जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पे इंटरनेट आपने बंद करके रखा है, फायरवॉल को आपने बोल के रखा है इंटरनेट के पास कोई भी जाता है तो उसको मत जाने दे बाहर। ठीक है, ऐसा। तो हाँ, इसने बोला अलाउ, यहाँ पे रूल क्या है, अलाउ रूल है। तो हम गए बाहर, यहाँ पे आए, तो यहाँ से हम क्या हो रहे, आउट हो रहे, अपनी नेटवर्क से बाहर जा रहे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना ये वाला, तो इस नेटवर्क से हम पब्लिक नेटवर्क में जा रहे हैं, प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में हम जा रहे हैं। और फिर इंटरनेट के थ्रू हम गूगल के पास जाएंगे, और गूगल को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे तुझे कनेक्ट करना है। गूगल का काम क्या होता है, वो गूगल का पेज दिखाना, जो गूगल का डिफॉल्ट पेज होता है। ठीक है, तो गूगल आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है।
फिर उसका पैकेट आएगा यहाँ से इस राउटर के बाद, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा, हमारे नेटवर्क में इन होगा, मतलब यहाँ से भी इन हो रहा है, यहाँ से हमारा आउट हो रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसी को बोला जाता है गेटवे, नेटवर्क का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जैसे कि हमारे घर का मेन गेट, ये हमारा गेटवे होता है, जहां से हम बाहर कदम रख देते पब्लिक प्रीमाइसेस में, और उसी से हम अंदर आते हैं प्राइवेट प्रीमाइसेस में। तो वो गेट हमारा क्या है, गेटवे। चलो, इस रूम का गेटवे वो है जहां से आप इन एंड आउट कर रहे हो। अब अभी इन कहां से हुए, उसी गेट से, बाहर उसी गेट से जाओगे, तो वो बन गया हमारे लिए गेटवे। और सबके लिए एक ही गेटवे, ऐसा नहीं मेरे लिए अलग गेट मैंने लगा के रखे। घर में 10 मेंबर है तो आप क्या 10 गेट बना के रखते हो क्या, सबके लिए एक एक, बाहर जाने और अंदर आने के लिए? नहीं, एक ही गेट होता है सबके लिए। उसी तरह से इस मशीन के लिए, इस मशीन के लिए, इस मशीन के लिए और ये सर्वर के लिए भी गेटवे कौन होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो गेटवे, ये जो राउटर होता है, इसका फास्ट इंटरनेट का पोर्ट एज अ गेटवे काम करता है। नेटवर्क का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, उसको बोला जाता है गेटवे। ठीक है, तो ऐसा सेटअप होता है। ये हमारा नेटवर्क होगा। बाहर जो नेटवर्क होता है उसको हम पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं, मतलब इंटरनेट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 क्लाइंट्स और एक सर्वर, हो सकते हैं आपके 100 सर्वर्स है और 500 मशीन से, 1000 मशीन से, जो कि आपके क्लाइंट्स है। किसी बड़े कंपनी में इस तरह का सेटअप होता है। ठीक है, तो फायरवॉल, गेटवे, राउटर, स्विच, हब, केबल, इथरनेट कार्ड या लैन कार्ड, ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, होते हैं कुछ ना कुछ ये नेटवर्क में। हालांकि इसके ऊपर हमें कोई काम नहीं करना है, केबल वगैरह लगाना ये हमारा काम नहीं है। वो नेटवर्क इंजीनियर का, जो कि मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बताया था, हार्डवेयर और नेटवर्क इंजीनियर अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारा काम जो होता है, यहाँ पे जो ओएस चल रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, उसके अंदर हम मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है, बट ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, टोपोलॉजीज पता होने चाहिए, नेटवर्क के टाइप्स पता होने चाहिए, और कुछ डिवाइसेस आपको पता होने चाहिए। दैट्स व्हाई हमने आज का सेशन कंडक्ट किया। कल भी हम नेटवर्क को ही डिस्कस करेंगे, और नेटवर्क में हम आईपी एड्रेस को कवर करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब वो तो आपको पता ही पता होना चाहिए। क्लाउड और आगे की कोर्सेस आप करते हो तो आईपी एड्रेस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, जो कि हम कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ डाउट्स?